अभिनव और कावेरी की शादी को आज 10 साल पूरे हो गए थे। इस खुशी में कावेरी ने बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए थे। सचमुच कावेरी, ये शाही पनीर और मलाई कोफ्ते बड़े ही मजेदार बने और इस खोए वाली खीर का तो जवाब ही नहीं। लाजवाब, वाह वाह। आज हमारी 10वीं सालगिरह है जी, कुछ स्पेशल तो बनना ही था। क्या खाक सालगिरह है? 10 साल हो गए तुम्हारी शादी को, लेकिन अभी तक मैं दादी नहीं बन पाई। मैं भी ना जाने कैसी बहू लाई थी। इससे अच्छा तो होता कि मेरा बेटा कुंवारा ही रहता। ये सुनते ही कावेरी के खाते हुए हाथ रुक गए और वो वहाँ से उठकर चली गई। माँ, आपको क्या जरूरत है हर बात पे उसको ये ताने देने की? सच्ची बात ना सबको कड़वी ही लगती है। अभिनव भी उठकर अपने कमरे में चला जाता है और कावेरी को चुप करवाते हुए कहता है, रो मत कावेरी, तुम तो माँ की आदत जानती ही हो। माँ ने कौन सा झूठ कहा अभिनव? डॉक्टरों ने कहा है कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। मुझ में ही खोट है, लेकिन तुम तो बाप बन सकते हो ना। तुम कहना क्या चाहती हो कावेरी? यही कि मेरी कोख में ना सही, लेकिन किसी और की कोख में तो आपका बच्चा पल ही सकता है। आप किसी और के साथ सुहागरात मना लीजिए, फिर उससे जो बच्चा होगा उसे हम रख लेंगे। लेकिन ऐसा करने के लिए भला कौन सी औरत राजी होगी? ऐसी बहुत सी औरतें हैं जो मजबूर होती हैं। ऐसी किसी को ढूंढिए और उसके पेट में हमारे बच्चे को डाल दीजिए। अभिनव अगले दिन से ही ऐसी किसी औरत को ढूंढने लगा। तभी उसकी नजर एक गरीब औरत पर गई जिसके हाथ में मेहंदी की कीप थी और वो औरतों को मेहंदी लगाने का काम करती थी। लेकिन उसके पास मुश्किल से 1-2 औरत ही मेहंदी लगाने के लिए आती है और वो भी उसे 10-20 रुपए देकर चली जाती है। वो मेहंदी वाली औरत दिखने में काफी खूबसूरत थी। उसे देख अभिनव ने सोचा, अगर ये हमारे बच्चे को जन्म देने के लिए मान जाए तो। अभिनव उसके बारे में सब पता लगाता है। वो एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी और उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। एक दिन अभिनव हिम्मत करके उसके पास गया और अपनी पत्नी को मेहंदी लगाने के बहाने उसे अपने घर ले आया। कावेरी ने उसे सारी बात बताई, साथ ही उसे एक घर और पैसे देने की बात भी कही। हाँ, ठीक है, मुझे इस वक्त घर और पैसों की जरूरत है और तुम्हें एक बच्चे की। हम दोनों ही एक दूसरे के काम आ सकते हैं। कुछ ही दिनों में अभिनव उसके लिए एक घर ले लेता है जहाँ जाकर रजनी रहने लगती है। कावेरी ने खुद सारे कमरे को बड़े अच्छे से सजाया था। अभिनव कमरे के अंदर गया और कुछ ही देर में लाइट बंद हो गई। उधर कावेरी बाहर खड़े होकर फूट फूट कर रोने लगी। कुछ दिनों बाद रजनी गर्भवती हुई। रजनी, ये सब तुम्हारे लिए है, बस अब अच्छे से ये सब खाओ और हमारे बच्चे का ध्यान रखो। ऐसे ही दिन बीतने लगे और देखते ही देखते 5 महीने बीत गए। रजनी का पेट अब फूलने लगा और उसे चलने फिरने में परेशानी होने लगी। बढ़ते वक्त के साथ अब रजनी को अपने बच्चे से भावनात्मक जुड़ाव महसूस होने लगा। ऐसे ही 9 महीने बीत गए और रजनी ने हॉस्पिटल में एक लड़के को जन्म दिया। कावेरी उसे उठाकर घर ले आती है, लेकिन वो बच्चा रोता ही रहता है। मेरा बच्चा, मेरा सोना, चुप हो जा, चुप हो जा। तो इतना क्यों रो रहा है? ऐसा करती हूँ इसे हॉस्पिटल लेकर जाती हूँ। देखिए, इस बच्चे को एक खास किस्म की बीमारी है और इसे ठीक करने के लिए इसे अपनी माँ के प्यार की बहुत जरूरत है। हाँ, मैं ही हूँ इसकी माँ और मैं इसे बहुत प्यार करूंगी। नहीं, मेरा मतलब है इसकी असली माँ, जिसने इसे अपने पेट में पाला है। ये लो रजनी, इसे तुम तब तक रखो जब तक ये ठीक नहीं हो जाता, लेकिन उसके बाद मैं इसे ले जाऊंगी। ये मत सोच लेना कि ये बच्चा तुम्हारा है। बच्चे को गोद में लेते ही रजनी की ममता जाग गई और कुछ दिन बाद उसे लेकर घर आ गई। आज वो तुझे लेने आ जाएंगे। नहीं नहीं, मैं तुझे बांट नहीं सकती, तू सिर्फ मेरा बच्चा है। चल बेटा, अब हम कहीं दूर चले जाएंगे। लेकिन तभी वहाँ अभिनव और कावेरी आ जाते हैं। अच्छा, तो तुम मेरे बच्चे को लेकर भाग रही थी? भगवान के लिए इसे मुझे दे दीजिए, ये मेरा बच्चा है। नहीं, ये मेरा और कावेरी का बच्चा है और तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया है, इसलिए मैं इस बच्चे के साथ साथ ये घर भी तुमसे वापस ले रहा हूँ। सुनिए जी, हम इस शहर से कहीं दूर चले जाते हैं, नहीं तो वो गरीब मेहंदी वाली फिर कभी भी यहाँ पहुंच जाएगी। कावेरी अपने पति और सास के साथ उस बच्चे को लेकर गांव चली जाती है, जहां कावेरी ने उसका नाम वंश रखा। ऐसे ही समय बीता। वंश अब 8 साल का हो चुका था, लेकिन अपने पिता के पास इतनी दौलत देखकर वो घमंडी बन चुका था। ऐसे ही कुछ साल और बीत गए और वो बड़ा हो गया। अब उसकी कॉलेज जाने की उम्र हो गई और उसने जिद करके शहर के कॉलेज में पढ़ाई करने का फैसला किया। वंश उस घर में रहने लगा। एक रोज एक औरत उसके घर के दरवाजे पर आई। वो औरत और कोई नहीं बल्कि रजनी थी। मुझे काम चाहिए मालिक, कुछ काम दे दीजिए। वंश ने उसे काम पर रख लिया। ए बुढ़िया, तुझसे कोई भी काम ढंग से नहीं होता ना, ये ले और मार खा। रजनी चुपचाप उसकी मार सहती रहती, क्योंकि इतने दिनों बाद वो अपने बेटे के साथ जो रह रही थी। ऐसे ही दिन बीते और एक दिन वंश की तबीयत बिगड़ गई, इसलिए कावेरी और अभिनव को भी शहर आना पड़ा। देखिए, इसको फिर से वही बीमारी हुई है, इसलिए इसे ठीक करने के लिए इसे माँ के प्यार की जरूरत है। लेकिन अब रजनी हमें कहाँ मिलेगी? तभी रजनी वहां आ जाती है। मैं यही हूँ, इतने दिनों से मैं वंश के साथ उसके घर पर ही रह रही थी।
उसकी नौकरानी बनकर। माँ, हाँ बेटा, मैं ही तेरी असली माँ हूँ। मैंने आप पर कितने अत्याचार किए, मुझे माफ कर दो माँ। देखिए कावेरी जी, यही कुदरत का नियम है, माँ और बच्चे को आप कभी अलग नहीं रख सकते। इसके बाद कावेरी और अभिनव वंश को सब सच बता देते हैं। वंश शहर में ही अपनी असली माँ यानी कि रजनी के साथ रहने लगता है। घंटी बजते ही सभी बच्चे अपनी अपनी क्लास में जाने लगे। तभी स्नेहा नाम की एक स्टूडेंट ने वर्षा नाम की स्टूडेंट का रास्ता रोक दिया और क्लास का दरवाजा बंद करने लगी। स्नेहा, मुझे अंदर आने दो, मेरे हाथ में बहुत सारे रजिस्टर हैं। मैम ने मुझे संभाल कर उन्हें टेबल पर रखने को कहा है। अरे खोल देना स्नेहा, क्यों उस बेचारी को तंग कर रही है? ऐसे कैसे खोल दूं? कल टेस्ट में जब मैंने इसे बोला मुझे चीटिंग करनी है, मेरे बैग से किताब निकाल दे, ये मेरे बैग के बराबर में ही बैठी थी। मैम को पता भी नहीं चलता, ये मुझे चुपचाप किताब दे सकती थी। स्नेहा, नकल का बुरी बात होती है, इसीलिए मैंने उस समय तुम्हारी मदद नहीं की। पर अभी तुम जो ये कर रही हो, ये तो गलत है ना? मैं कितनी देर से मैम के रजिस्टर पकड़ कर खड़ी हूँ, मेरा हाथ दुख रहा है, दरवाजा खोल दो। क्या बात है वर्षा, अभी तक तुम मेरे रजिस्टर रखकर सीट पर नहीं बैठी? अरे ये तो टीचर जी की आवाज है, जल्दी से दरवाजा खोल देती हूँ। वर्षा टीचर की डांट को सुनकर हड़बड़ाहट में सारे रजिस्टर जमीन पर गिरा देती है। इतनी देर में स्नेहा भी दरवाजा खोल देती है। वो टीचर जी, स्नेहा मैम, मैं तो बहुत देर से बोल रही थी कि रजिस्टर आपकी टेबल पर रख दे, पर यह है कि मेरी सुनती ही नहीं है। मैम, मैं अभी आपके सारे रजिस्टर उठाकर रख देती हूँ। वर्षा एक गरीब दिहाड़ी मजदूर की बेटी थी। गांव में उसके पिता बहुत ही गरीब थे, जबकि स्नेहा के पिता गांव के बड़े सेठ थे। इसीलिए स्नेहा को अपने पैसे पर घमंड था और वो वर्षा को बहुत गरीब समझती थी। वर्षा को जब उसकी टीचर ने डांटा तो वो उदास हो गई, पर कुछ देर बाद वर्षा की टीचर ने जो बात कही उसे सुनकर वर्षा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बच्चों, वार्षिक स्कूल मेहंदी प्रतियोगिता होने वाली है। जो भी बच्चा इसमें भाग लेना चाहता है वो नाम लिखवा दे। मैम, मेरा नाम लिख लीजिए। मैम, मेरा भी। ऐसे ही बहुत से बच्चों ने नाम लिखवाया, जिनमें वर्षा भी थी। वर्षा को मेहंदी कलाकारी का हुनर अपनी दादी से विरासत में मिला था। उसके हाथों में एक अनोखा उपहार था, एक जादू जो साधारण मेहंदी को लुभावने जटिल डिजाइनों में बदल सकता था। वर्षा चाहती थी कि वो मेहंदी प्रतियोगिता में भाग ले, इसलिए वर्षा ने भी अपना नाम लिखवा दिया। अपनी उम्मीदें मत बढ़ाओ, ये प्रतियोगिता तुम नहीं, मैं जीतूंगी। तुम बेकार में ही अपना नाम लिखवा रही हो। स्नेहा, अभी तो प्रतियोगिता शुरू भी नहीं हुई, फिर तुम इसका निर्णय कैसे ले सकती हो? पहले प्रतियोगिता शुरू तो होने दो। वर्षा घर आकर अपनी माँ को इस बारे में बताती है, पर वो थोड़ी उदास थी। वर्षा, देखो बेटी, तुम अपना मन उदास मत करो। जीतना या हारना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना अपना सर्वश्रेष्ठ देना, समझी? तुम्हारे पास बहुत अच्छा है जो तुम्हारी दादी के सिखाए हुनर को पहचान देगा, और मैं जानती हूँ कि तुम अपना सर्वश्रेष्ठ इस प्रतियोगिता में दोगी और किसी की बातों को सुनकर अपना मन खराब नहीं करोगी। ठीक है माँ, अब मैं इस प्रतियोगिता में पूरे मन से भाग लूंगी। आखिरकार वो दिन आ ही गया। वर्षा भी सभी स्टूडेंट्स के साथ वार्षिक स्कूल मेहंदी प्रतियोगिता में भाग ले रही थी। ये उसके लिए सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं थी, ये चमकने का मौका था, खासकर अपनी प्रतिद्वंदी स्नेहा के खिलाफ, जो स्कूल की सबसे अमीर लड़की थी। प्रिय छात्रों, याद रखें, ये मेहंदी प्रतियोगिता जीतने या हारने के बारे में नहीं है, ये अपनी प्रतिभा दिखाने के बारे में है। मैं चाहती हूँ सभी बच्चे इस प्रतियोगिता में अपना सर्वश्रेष्ठ मेहंदी डिजाइन प्रस्तुत करें। प्रतियोगिता शुरू की जाए। जैसे ही प्रतियोगिता शुरू हुई, विद्यार्थियों ने मेहंदी लगाना शुरू कर दिया। उनके हाथ धीरे धीरे सुंदर पैटर्न से सजने लगे। सभी बच्चे अपने अपने पार्टनर स्टूडेंट को मेहंदी लगाने लगे, पर कोई भी स्टूडेंट वर्षा से मेहंदी नहीं लगवा रहा था। वर्षा एक बार फिर उदास हो गई। अरे देखो देखो, इस गरीब मजदूर को कोई पार्टनर ही नहीं मिल रहा। ये कैसा मजाक है स्नेहा? तुम अपने साथ के किसी स्टूडेंट का मजाक कैसे उड़ा सकती हो? मैंने पहले भी तुम्हें कई बार देखा है कि तुम वर्षा को बहुत तंग करती हो। अगर तुम अभी भी नहीं सुधरी तो मुझे प्रिंसिपल मैडम से इस बारे में बात करनी होगी। पूर्वी बेटा, इधर आओ, तुम वर्षा से मेहंदी लगवाओ बेटा। जी मैडम। मेहंदी प्रतियोगिता घंटों तक चलती रही। सब अपनी अपनी मेहंदी लगा चुके थे, पर अचानक स्नेहा रोने लगी।
उसकी सहेली ने लगी लगाई मेहंदी को खराब कर दिया। असल में जैसे ही स्नेहा ने अपनी मेहंदी पूरी की, स्टूडेंट का हाथ एक मेज पर लगकर गलती से उसका डिजाइन बिखर गया। सब बच्चों की मेहंदी देखने के लिए स्टेज से उतर चुके थे। वो एक एक बच्चे के पास जाकर मेहंदी देख रहे थे। स्नेहा घबरा रही थी। सॉरी स्नेहा, पता नहीं मेरा हाथ कैसे हिल गया। अब तुम ये प्रतियोगिता नहीं जीत पाओगी। सभी जज और प्रिंसिपल मैम स्टेज से नीचे आ चुके हैं। अब मैं क्या करूं? स्नेहा रो मत, मैं यशिका की मेहंदी ठीक कर दूंगी। यशिका, अपना हाथ लाओ। वर्षा, तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? मैं तो हमेशा तुमसे लड़ती हूँ, तुमसे ईर्ष्या करती हूँ, फिर भी। माँ कहती है हमें सदैव मुश्किल में पड़े व्यक्ति की मदद करनी चाहिए, इसलिए मैं यशिका की मेहंदी ठीक कर रही हूँ ताकि तुम भी ये प्रतियोगिता जीत सको। वर्षा थोड़ी ही देर में यशिका की मेहंदी ठीक कर देती है। अब ये लग ही नहीं रहा था कि उसकी मेहंदी कहीं से भी बिखरी है। अब तक प्रिंसिपल मैम और सभी जज ये सब देख चुके थे। उस समय वे कुछ नहीं बोले। सबकी मेहंदी देखकर प्रिंसिपल मैम और जज स्टेज पर आकर बैठ जाते हैं। पर मनी मन सब यही सोच रहे थे कि वर्षा कितनी अच्छी बच्ची है जो उसने स्नेहा की मुसीबत में सहायता की। वर्षा ने तो मेरी मेहंदी बिल्कुल ठीक कर दी, पर मुझे नहीं लगता कि मैं इस प्रतियोगिता में कोई भी स्थान प्राप्त कर पाऊंगी। मेहंदी प्रतियोगिता की प्रथम विजेता है छठी कक्षा की वर्षा सिंह। पहला पुरस्कार वर्षा सिंह को जाता है और दूसरा पुरस्कार चेतना को जाता है। देखा यशिका, मैं नहीं कहती थी कि मुझे कोई पुरस्कार नहीं मिलेगा। तीसरा पुरस्कार, एक सेकंड, मुझे लगता है एक नाम और है। बच्चों, यहाँ प्रथम पुरस्कार 2 निकले हैं, क्योंकि वर्षा सिंह के साथ साथ स्नेहा ठाकुर की लगाई हुई मेहंदी भी बहुत सुंदर है। एक बार जोरदार तालियों से मेहंदी प्रतियोगिता की प्रथम विजेताओं को सम्मानित किया जाए। और तीसरा पुरस्कार पूजा को दिया जाता है। वर्षा सिंह, स्नेहा ठाकुर, यशिका और चेतना, ये सभी बच्चे स्टेज पर आ जाए। स्नेहा ने जब सुना कि वो भी वर्षा के साथ प्रथम आई है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। पूरा हॉल तालियों से भर गया। वर्षा ने यह साबित कर दिया कि दौलत और रुतबे का प्रतिभा से कोई लेना देना नहीं है। पुरस्कार मिलने के बाद स्नेहा ने वर्षा को गले से लगा लिया। वर्षा, तुम बहुत अच्छी हो और बहुत संस्कारी भी हो। आज तुमने स्नेहा की मदद की, उसे अपने साथ साथ प्रथम पुरस्कार का विजेता भी बनाया। ये बात हम भी जानते थे और स्कूल की प्रिंसिपल मैम और जज भी। स्नेहा सुंदर मेहंदी लगाती है, पर याशिका की बिगड़ी हुई मेहंदी के बाद शायद ही उसे कोई पुरस्कार मिल पाता। अगर वर्षा तुम मदद ना करती तो। ये बात अच्छे से स्नेहा भी जानती है। क्यों स्नेहा? मैम, मैं वादा करती हूँ, मैं अब कभी भी वर्षा से नफरत नहीं करूंगी। हम दोनों बहुत अच्छी सहेलियां बनकर रहेंगे। मुझे माफ कर दो वर्षा, मैंने तुम्हारे साथ हमेशा गलत व्यवहार किया। वर्षा और स्नेहा दोनों खुशी खुशी अपने घर पुरस्कार लेकर जाती हैं। उस दिन के बाद कभी भी स्नेहा ने वर्षा के साथ गलत व्यवहार नहीं किया। वो दोनों अब अच्छी दोस्त बन गई थी।